बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद इस उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह होगी खुशगवार। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साइम खान और हम पिछले कुछ रोज से मौसम को डिस्कस कर रहे हैं। पूरे मुल्क की सूरत हाल आपको बता रहे हैं, खास तौर पर जो कराची के हालात हैं, जो सिंध के हालात हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। शाइस्ता, जब फर्स्ट डे बारिश हुई थी मैं टू बी ऑनेस्ट मैं घबरा गया था, मैं परेशान हो गया था क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। मुझे लगा था कि पानी जल्दी जाने का नहीं है, बट द वेरी नेक्स्ट डे चीजें बेहतर थी। उससे अगले दिन चीजें और बेहतर थी और आज जब हम आ रहे थे तो चीजें और बेहतर थी। बाखबर सवेरा का मकसद ही यही है कि आप तक तस्दीक शुदा हकाइक पर मबनी खबरें पहुंचाएं, वो अपडेट्स दें जो कि वैलिड हैं, उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। जहां पर पानी खड़ा है मोहल्लों में, टाउन्स में, आर्टरीज में, वो आपको बता रहे हैं। जहां पर चीजें क्लियर है वो भी आपको बता रहे हैं। तो अब मॉनसून का सिस्टम अभी तक सिंध पर असर अंदाज है, जबकि 27 अगस्त से नए सिस्टम की पेशगोई भी है। अब आप ये देखेंगे कराची में आज भी वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद है, लेकिन ये बारिश वो वाली बारिश नहीं होगी जो पहले रोज हुई थी। हाँ, बीच में जो 2 दिन बारिश हुई है उससे उस बारिश जितनी बारिश हो सकती है या उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट डे वाली बारिश नहीं। जो 3 स्पेल्स थे वो जो है वो उसका इम्कान नहीं है। गुज़श्ता रोज भी कराची में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश जो है वो जारी रही थी। कई इलाकों में हमने देखा कि पानी जमा हुआ, जिससे शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ भी गई। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा साइम कि सिचुएशन को बेहतर करने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक भी नजर आई। और शारा फैसल की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो पुलिस जो है वो कश्तियां भी लेकर आ गई, लाइफ जैकेट्स लेकर भी पहुंच गई। फिर मलीर है, गुलशन हदीद है, स्टील टाउन है, भैंस कॉलोनी है, शाह लतीफ टाउन था, कायदाबाद, सऊदाबाद, गुलशन मेमार और उसके अतराफ में भी मूसलाधार बारिश हुई है। कोरंगी और अतराफ में भी जो है वो बादल जमकर बरसे हैं। पानी खड़ा हुआ था वक्ती तौर पर, लेकिन जाहिर सी बात है जब बारिश हो रही होगी तो उस वक्त तो पानी खड़ा होगा ही, मगर उसके साथ साथ इंतजामिया इतनी मुतहर्रिक रही कि आज जब हम ऑफिस आ रहे थे तो सिचुएशन जो है वो खासी बेहतर अच्छा, यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है कि जब आपके शहर में बारिश होगी एवरेज 200 मिलीमीटर तो ऑब्वियसली पानी खड़ा होगा। मैटर ये करता है कि वो पानी कब तक खड़ा है। वो पानी अगर अगले 3 से 4 घंटों में उसकी निकासी हो रही है तो वेल एंड गुड। सो इट्स लाइक थम्स अप टू द इंतजामिया कि जिन्होंने पानी की निकासी करवाई है। जहां पर पानी खड़ा है वहां पर भी आपको अपडेट करें। अब शारा फैसल पर रात गए लाइफ जैकेट्स भी मौजूद थी वहां पर, और वहां पर कश्तियों के जरिए वहां पर इमदादी सरगर्मियां भी की जा रही थी। हमने ये देखा कि इंतजामिया मुतहर्रिक थी और टू सम एक्सटेंट एक पेज पर थी। हम यहाँ पर किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, ये नहीं कहेंगे, ये ब्लेम गेम नहीं करेंगे, बट देन अगेन हमने ये देखा कि गवर्नर भी सड़कों पर थे, मेयर भी सड़कों पर थे। जहां पर कोई अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। यस तो ये तमाम सूरत हाल है और बस आप लोगों से दरखास्त ये है कि आप लोगों ने आज वैसे स्कूल्स आपको पता है खुल गए हैं, आज स्कूल्स खुल गए क्योंकि आज हालात कदरे बेहतर हैं, आज सड़कें बेहतर थी, तो इसलिए अब बच्चे स्कूल जा पाएंगे। अभी भी जहां पर पानी खड़ा है वहां पर आपने एहतियात करना है। स्टैंडिंग वाटर से, डोर बेल्स और बिजली खंभों से आपने बहुत बिल्कुल एहतियात करनी है। अब कराची में इस वक्त किन इलाकों में पानी जमा या सूरत हाल क्या है इस वक्त, ये फैजुल्ला से जानते हैं। तो फैजुल्ला बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए, जो कराची की मरकज़ी शाराएँ हैं उनको तो क्लियर किया गया है। जो वो शाराएँ हैं जो इलाकों को मुख्तलिफ जगहों से कनेक्ट करती हैं, वहाँ सूरत हाल बहुत बेहतर है। अलबत्ता शारा फैसल पे जो डिग रोड अंडर पास है वो गुज़िश्ता 4 रोज़ से बंद पड़ा है और अभी तक वहाँ से निकासी आब नहीं हो सका है, जिसकी वजह से उस अंडर पास पर आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। बल्कि गुज़िश्ता रात तक तो शारा फैसल को कारसाज के मकाम पर बाकायदा कंटेनर लगा कर बंद कर दिया गया था और ट्रैफिक को कारसाज से डाइवर्ट किया जा रहा था और कारसाज से लेकर अंडरपास और उससे आगे तक का रास्ता बंद था। अलबत्ता सुबह के वक्त जो है सिर्फ अंडरपास ही बंद है और उसके अलावा दोनों जो ट्रैक हैं वहाँ से गाड़ियों की आमदोरफ्त हो रही है। सड़कें क्लियर हैं, लेकिन इलाके बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पानी जमा है। इस वक्त जो है हम मौजूद हैं सफूरा टाउन के इलाके जौहर कॉम्प्लेक्स के पास, और यहाँ पर जो अंदरून इलाके हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर पानी अभी भी खड़ा है। उनकी निकासी का मुकम्मल एहतमाम नहीं हो सका है। ये मेरे पस मंज़र में भी जो सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर भी पानी मौजूद है और आमदो रफ्त में खासी मुश्किल हो रही। गो कि अभी सुबह का वक्त है, इतनी ज़्यादा आमदो रफ्त नहीं है क्योंकि स्कूलों के लिए भी बच्चे नहीं गए हैं और ज़्यादातर लोगों ने आज भी छुट्टी की है, तो उसकी वजह से रश कम है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग निकलेंगे, तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा, इसके साथ बहुत सारे इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता है, कई घंटों तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से इस परेशानी में मज़ीद इजाफा
اضافہ ہو چکا ہے، اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پھر پانی کا بحران بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو ان رہائشی آبادیوں کے لوگ ہیں ان کے لیے بیک وقت پانی کا باہر کھڑا ہونا، سیوریج کے پانی کی موجودگی اور پینے کی پانی کی عدم فراہمی، ایک بات بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ مین شاہراہیں تو کلیئر کر دی گئی ہیں، لیکن ٹاؤنز، گلی محلے اور یہ جو چھوٹی سڑکیں ہیں، سروس لینز ہیں، آرٹریز ہیں، یہاں پر ابھی بھی پانی جمع ہے. یہاں سے نکاسی آپ کا عمل کیوں نہیں یقینی بنایا جا رہا؟ یہاں پر ڈی واٹرنگ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، یہ تو تمام بلدیاتی نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں سے بھی نکاسی ہے آپ کا کام کریں. کچھ جگہوں پر ہوا ہے، جیسے جوہر کمپلیکس کی جو بلڈنگ تھی وہاں پر 3 روز تک پانی کھڑا رہا، اور لوگوں کو اتنی زیادہ مشکل تھی کہ بلکہ اس میں جو جانور تھے وہ بھی مردار پائے گئے، اور وہیں لوگ بھی رہ رہے ہیں، وہیں وہ جانور بھی پڑے ہوئے، اور وہاں سے تو پانی نکالنے کی کوشش کی گئی. لیکن یہاں پر ابھی جو علاقے ہیں اندرون شہر کے، مختلف گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، سروس روڈز ہیں، وہاں پر پانی ابھی موجود ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ بہت ساری سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، بہت سارے علاقوں میں جو ہے سوئی سدرن گیس کی پائپ لائنز کی وجہ سے کھدائی کی گئی ہے، اور بھی جو سڑکیں ہیں وہ بن رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو چکی ہے. اور خاص طور پر جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کی تو زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں، کیونکہ پوری روڈ پر پانی ہوتا ہے، اور آپ کو جاتے ہوئے بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں پر گڑھا ہے، کہاں پر کوئی گٹر کا جو ڈھکن ہے وہ غائب ہے. تو کئی ویڈیوز ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ کس طرح فیملیز وہاں پر گر رہی ہیں، اور وہاں بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. تو جب تک یہاں کی نکاسی مکمل نہیں ہوتی. یہ بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ جو ڈرگ روڈ کا انڈر پاس ہے اس میں پانی جو ہے وہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے، ادھر سے پانی ابھی تک نہیں نکالا گیا. جو شہر کے دیگر انڈر پاسز ہیں وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، انڈر پاسز ہم نے شہید ملت روڈ پہ جو 2 انڈر پاسز ہیں وہاں کا وزٹ کیا تھا، وہ تو کلیئر ہے، اور وہ رات میں جو ہلکی بارش ہوتی رہی اس دوران بھی وہ صاف رہی. اسی طرح سے سوراب گوٹ کا جو انڈر پاس ہے وہ بھی کلیئر ہے. لیکن شارع فیصل ایک مین روڈ ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہاں ابھی تک پانی نہیں نکالا جا سکا. جب پہلے دن بارش شروع ہوئی تھی تو اس وقت سے وہاں پر پانی موجود ہے، اور بہت دیر تک ٹریفک اس کی وجہ سے چوک رہا. اور آگے جو ناتا خان کا برج ہے وہاں پر کئی گھنٹوں تک لوگ پھنسے رہے، طلبہ بھی تھے، عام افراد بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ اس کو کلیئر نہیں کرایا جا سکا. اور اس کا سادہ سا حل گزشتہ کل تک تو ٹریفک پولیس نے یہ نکالا تھا کہ کارساز کے مقام سے ہی سڑک بند کر دی تھی، اور تمام لوگوں کو وہاں سے نیشنل اسٹیڈیم کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا. تو وہ جو انڈر پاس ہے وہ ابھی تک بند نہیں ہے. اور شارع فیصل جیسی مرکزی شارع جہاں VIP موومنٹ بھی ہوتی ہے اور عام شہریوں کی بڑی تعداد بھی سفر کرتی ہے، اس کو ابھی تک کلیئر نہیں کرایا جا سکے. اس کا جو انڈر پاس ہے وہ ابھی بھی بند ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ٹریفک چوک ہوتا ہے، جیم ہوتا ہے. اور وہاں سے اگر راشد مناس یا آگے ایئرپورٹ کی طرف لوگ جا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہے. یعنی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ابھی لوگوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. فیض اللہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ. تو کراچی کی جو صورتحال ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو بتا بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں. مختلف اضلاع کا آپ کو بتاتے ہیں. بات کریں اگر ہم حیدرآباد کی، بڑا شہر ہے سندھ کا، حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ اس وقت وقفے سے جاری ہے. ٹنڈو محمد خان کی بات کریں تو وہاں پر گرد و نواح میں طوفانی بارش ہوئی، گلیاں تالاب بن گئیں، بھرانی محلہ، گٹر نالوں کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا. سبزی مارکیٹ میں 2 فٹ تک پانی جمع تھا، اور 2 مکانات کی چھتیں گرنے سے آپ دیکھیں کہ سیڈلی 4 افراد زخمی ہوئے، اور پھر کرنٹ لگنے سے وابڈا اہلکار بھی جان سے گیا. اچھا، ٹنڈو الیار کی اگر بات کریں تو وہاں پر 5 گھنٹے سے زیادہ مسلسل بارش ہوئی، اور ظاہر ہے جب اتنی زیادہ بارش ہوئی تو شہر کا حلیہ جو ہے وہ خاصا بگڑ گیا. ٹنڈو الیار کے اطراف میں موسلادھار بارش کی وجہ سے بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہوا. سانگھڑ کی جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے، گرج چمک کے ساتھ وہاں پر بھی جو ہے وہ بارش ہوئی. تو نہ صرف کراچی میں بلکہ سندھ بھر میں جو ہے وہ کم و بیش صورتحال جو ہے وہ اسی طرح کی رہی، کیونکہ بارش بہت زیادہ ہوئی. اور اگین ہم یہی اپنے ناظرین سے، اپنے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، تو آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال بھی رکھیے، اور کھمبوں سے بہت زیادہ دور رہیے، بارش میں نہانے سے گریز کریں، ڈور بیل جو ہے وہ نہ بجائیں. اسٹے انڈور، اسٹے سیف. ہم حیدرآباد کی بات کر رہے تھے. حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، وہاں پر بھی وقفے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا گزشتہ رات بھی، اور سڑکیں جو تھیں وہ تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں. کئی علاقے بجلی سے محروم رہے، بازاروں مارکیٹوں میں پانی جمع تھا. اس وقت شہر کی کیا صورتحال ہے؟ اشوک کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ کریں اس حوالے سے. جی اشوک.
जी, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में 3 रोज़ से जो बारिशों का सिलसिला जारी रहा, उसमें जो गुज़िश्ता रात 1 घंटे तक जो तेज़ मूसलाधार तूफ़ानी बारिश के नतीजे में जो हैदराबाद के न सिर्फ नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, बल्कि दीगर कई कॉलोनियाँ जो हैं वो भी ज़ेर आब आ गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद यूनिट 2 के इलाके में, जहाँ देखा जा सकता है कि ना सिर्फ ये मेन सड़क में बारिश का पानी जमा है, बल्कि जो दीगर रिहायशी कॉलोनियाँ हैं या दीगर गलियाँ हैं उनमें भी पानी जमा है, जिसके बायस से लोग अपने घरों तक महदूद हैं और जो कारोबार है यहाँ पर और जो मामूलात ज़िंदगी है वो भी मुअत्तल नज़र आ रही है। ज़िले इंतज़ामिया और मेयर हैदराबाद की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि बारिश के पानी की निकासी के लिए तमाम तर इंतज़ामात किए गए थे, लेकिन बारिश ने इन तमाम इंतज़ामात के पोल खोल दिए हैं। दूसरी जानिब जो हेस्को की कारकर्दगी है वो भी हमें नाकस नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू हुई थी तो हैदराबाद में जो 152 फीडर हैं उनमें बिजली ट्रिप कर गई थी, जिसमें रात गए तक हेस्को इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया था कि काफ़ी तादाद में जो फीडर्स हैं वो बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन इलाकों से जो हमें मालूमात मिली है कि ताहाल जो है बिजली की मुकम्मल तौर पर बहाली नहीं हो सकी है। तो हैदराबाद में जो बारिश जो कि रहमत होती है उसको इदारों की नाकस कारकर्दगी ने एक बार फिर ज़हमत बना दिया है। जी, तो अशोक कुमार हमें बता रहे थे कि हैदराबाद की सूरत हाल जो है वो बारिश के बाद क्या है। रुख कर लेते हैं टंडो अलायार का। टंडो अलायार में भी वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला भी जारी है। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। नशेबी इलाकों की अगर बात की जाए तो वो भी ज़ेर आब आ गए हैं। मजीद बारिश की प्रेडिक्शन भी है। इस बारे में जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अमानुल्लाह खोकर वहां पर मौजूद हैं। अमान, बताइए क्या सिचुएशन है इस वक्त? बिल्कुल, टंडो अलायार में वक्फे से 3 दिन से जारी जो बारिश है उससे कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं और सड़कों पर भी पानी जमा हुआ था। शहरी इलाकों से तो पानी निकाल दिया गया है, लेकिन जो देही इलाके हैं और या छोटे शहर हैं वहां से पानी अभी तक नहीं निकल पाया। गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों में और कई घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं टंडो अलायार के शहर बुकेरा शरीफ में। यहाँ के इलाका मकीनों का अरसा दराज से एक ही मसला है, वो है निकासी आब। जब भी बारिश होती है इनके घरों में पानी दाखिल हो जाता है और इलाका मकीन जो है वो सख्त परेशानी का सामना करते हैं। कई दिनों तक इनके घरों में, गलियों में जो है पानी है। बच्चों के स्कूल की तरफ जो बच्चे जाते हैं उनको रास्ता नहीं मिलता। उसके अलावा टंडो अलायार के मुख्तलिफ मकामात की अगर भी बात की जाए, जिसमें तालका चंबड़ है, तालका झंडो मरी है, उस्मान चाहुड़ी है, संजर चांग है और बुकेरा शरीफ, ये वो इलाके हैं जहां से पानी का निकास अब तक नहीं हुआ। बारिश तो थम चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ का पानी निकास कब होता है। अब टंडो मोहम्मद खान की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कारोबारी जो मराकज़ हैं वो बंद हैं, कारोबार शदीद तरीके से मुतासर है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, ज़िशान खासखेली, वो हमें करंट सिचुएशन से अपडेट कर रहे हैं। जी, टंडो मोहम्मद खान में तेज़ तूफ़ानी बारिश के सिलसिले के बाद टंडो मोहम्मद खान के मुख्तलिफ नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर आब हैं। इस वक्त हम टंडो मोहम्मद खान के वज़ीराबाद इलाके और जो गाँव हैं, गांव अलादाद गांव, वहां पर मौजूद हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे अकब में 2 से 3 फीट का पानी अभी भी जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है। लोग खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नक्कासी आपका निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है, बुरी तरह नाकाम हो चुका है, जिसकी वजह से पानी का इखराज मुमकिन न हो सका। मुतलका इदारे नींद से बेदार न हो सके। तो अगर बारिश के नुकसानात के हवाले से बात की जाए तो टंडो मोहम्मद खान में मुख्तलिफ हादसात में इस वक्त 3 अमवात हो चुके, जबकि घर मुनहदम होने के बायस 13 अफराद जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई है। वज़ीराबाद के मुतासरीन ने इन्होंने ज़िले इंतज़ामिया और मुतलका इदारों से मुतालबा किया है कि इस पानी के अखराज को यकीनी बनाया जाए। अगर ये बारिश का पानी इसी तरह इन इलाकों में जमा रहा तो वबाई अमराज भी जन्म ले सकते हैं। जी, अच्छा, तो सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि सिंध भर में जो है वो कमोबेश यही सूरत हाल है। पूरे मुल्क को, ना सिर्फ पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट चेंज को फेस कर रही है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का शिद्दत से शिकार है। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा का रुख करें, चाहे हम पंजाब की तरफ देखें, चाहे हम सिंध की तरफ देखें, और इसी का हिस्सा कराची भी के सूरत हाल जो है वो किस तरह की है। और कराची के अगर शहरियों की हम बात करें तो जनाब
कराची के शहरी हर साल दुआ करते हैं या अल्लाह बारिश बरसा दे, या अल्लाह बारिश बरसा दे। और अब जो बारिश हुई है और जिस तरीके से बारिश हुई है तो उसके बाद तो थमने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि या अल्लाह बस अब बारिश जो है ना वो बस कर दे, क्योंकि एक दिन की जो तबाहकुन बारिश है उसने जो शहर का हुलिया बनाया और उस वक्त जो मुश्किलात पेश आई वो हम सभी के सामने हैं कि कराची जो है वो एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा कि डूब गया, लेकिन बहरहाल सिचुएशन फिर बेहतर हो भी गई, सड़कें तबाह हुई, सीवरेज का निज़ाम भी हमने देखा कि वो बैठ गया, लाइनें बिछाई गई। जाहिर है ये सारी चीज़ें तो एकदम से तो नहीं ठीक हो जाएंगी और इनको बनने में टाइम भी लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में बिल्कुल टाइम लगेगा। जिम्मेदार कौन है, क्या हुआ, बात कर लेते तमाम सिचुएशन पे हमें ज्वाइन किया मीर जमात इस्लामी जी मुनम जफर साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनम जफर साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। मुनम साहब, इनिशियल आपके कमेंट्स चाहूँगा, उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये जो हालिया बारिशें हुई, शहर की सूरत हाल पर क्या कहेंगे, कैसा देखा आपने कराची शहर को, और इन बारिशों के बाद जो नकासी आपका सिलसिला था और उसके बाद जो बहाली का काम अब हो रहा है, उस तमाम सिचुएशन पे आपका क्या कहना है? जो बारिशें हुई और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरह की सूरत हाल से शहर कराची गुजरा है, आज की खबर है कि 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ है जो मैंने स्टडी की। अब बात यह है कि कराची शहर के कारोबारी इदारे जो है, जितने भी कारोबारी इदारे हैं वहाँ पानी भरा हुआ है, अंडर पासेस में पानी भरा हुआ है, शहर के अंदर जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, सड़कें टूट गई हैं, मरकजी शाहराहों की सूरत हाल है। और इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी वफाकी और सूबाई हुकूमत पर आयद होती है। वो वफाकी और सूबाई हुकूमत जिसने 2020 के अंदर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है मंजूर किया कि कराची को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 1100 अरब रुपए लगाए जाएंगे। आज ये सवाल है ना कि ये वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची से टैक्स लेती हैं लेकिन कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, कराची को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो ये बात करते हैं कि 2020 के अंदर आपने जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया था, 1100 अरब रुपए का बनाया था ये प्लान, इस प्लान का क्या हुआ? अभी तक इस पे अमल दरामद की सूरत हाल क्या है? और जिम्मेदार वो सारी पार्टियां हैं कि जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अंदर मजे ले रही हैं, लेकिन कराची को उसका हक नहीं मिल रहा। कराची जो है वो जो पूरे पाकिस्तान का मुआशी हब है, आप देखें ना 3256 अरब रुपए इस साल कराची ने जमा कराए हैं टैक्स की मद में। अच्छा, लेकिन कराची को आप क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहा अच्छा, है कराची को। जफर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है इसकी जो जिम्मेदार है वो वफाकी हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। अच्छा सर, जो टाउन्स हैं, जो गली मोहल्ले हैं, इनमें जो पानी जमा है, जो यहाँ सड़कों की सूरत हाल है, सर इसकी जिम्मेदारी आप समझते हैं कि किस पर? देखिए, इसकी जिम्मेदारी जो है ना, ये लूली लंगड़ी जो बल्दियाती हुकूमत है इसको इस पर डालकर जो है अपने सर से जो है वो ये बला नहीं टाली जा सकती। MQM और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। 18 साल से पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, 14 साल से MQM जो है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, हर हुकूमत का हिस्सा रही है। 2008 से लेकर 2014 तक MQM हुकूमत का हिस्सा थी। 18 से लेकर आज तक MQM हुकूमत का हिस्सा है। सारे मुफादात समेट रहे हैं लेकिन कराची के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। ये बल्दियाती हुकूमत तो लूली लंगड़ी है, एक पैसा डेवलपमेंट का सूबाई हुकूमत ने टाउन को नहीं दिया है। तो आप किस तरह कहते हैं, इस तरह बात की जा सकती है कि टाउन जिम्मेदार हैं, जब आप उनको इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है, जब आप उनको वसाइल देने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर देते हैं तो क्या देते हैं? सिर्फ OZT देते हैं। OZT क्या है? OZT तनख्वाहें हैं जो अपने ओन रिसोर्सेज हैं, उनके जरिए टाउन काम कर रहे हैं। और अगर ये टाउन नहीं होते, खास तौर पे जमात इस्लामी के 9 टाउन का तस्करा करूं, अगर ये टाउन नहीं होते तो आप देखते कितनी वर्स्ट सिचुएशन होती। सारे टाउन चेयरमैन, सारी मुंतखब क़यादत ग्राउंड पर मौजूद थी। मैं खुद ग्राउंड पर मौजूद था, जिसके नतीजे के अंदर जब मुंतखब नुमाइंदे ग्राउंड पर होते हैं, ये MQM नहीं है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है, जमात इस्लामी है। पानी में खड़े थे, घुटनों घुटनों पानी में खड़े थे, अपने शहर के लोगों के साथ खड़े थे, उनके दुख के अंदर खड़े थे, उनका हाथ थामा हुआ था, जिसके नतीजे के अंदर अगर आज कुछ कदरे कुछ बेहतरी नजर आ रही है 3 दिन गुजरने के बाद, तो इसी वजह से जवाब तो वो लोग दें जो नालों की सफाई नहीं कर सके, नालों का फंड खा गए। बताएं ना 60 करोड़ रुपए कहाँ गए नालों के, जो सूबाई हुकूमत ने मुख्तस किए थे। ये नाले जब ओवरफ्लो होते हैं, आबादियों के अंदर पानी बढ़ जाता है। आबादियों का जो पानी होता है मरकजी नालों में जाता नहीं है ओवरफ्लो होने की वजह से। तो जवाब तो वो लोग देंगे ना कि 60 करोड़ रुपए आप खा गए।
पिछले साल के 41 करोड़ रुपए खा गए। क्वार्टरली नालों की सफाई होना चाहिए, क्वार्टरली नालों की सफाई नहीं होती। नाले चाइना कटिंग की नजर कर दिए। ये TP2 महमूदाबाद, कोई सवाल करे ना मुस्तफा कमाल साहब से, फारूक सत्तार साहब से, वहां घर बना दिए गए ट्रीटमेंट प्लांट 2 महमूदाबाद के ऊपर। इसी तरह शहर कराची के अंदर जगह जगह चाइना कटिंग कर दी गई और फुर्सत ही नहीं है। गवर्नर साहब को नाच गाने से फुर्सत नहीं है, इन सब लोगों को मेलों ठेलों से फुर्सत ही नहीं है। शहर का हाल ये हो रहा है और ये सारे लोग मजे कर रहे हैं। कोई वफाकी वजारतों के अंदर है, कोई कहीं और मजे कर रहा है, लेकिन शहर कराची को पलट कर पूछने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा मुनम जफर साहब, सड़कों की सूरत हाल के बारे में जिस तरह से आप कह रहे हैं, निकासी का हमने सिस्टम देखा, वाकई सड़कें टूटी फूटी हैं, गली मोहल्लों में जो पानी खड़ा है। सर ये बताइएगा, बल्दियात में आपका स्टेक भी है, कितने यूसी चेयरमैन जो हैं वो जमात इस्लामी के हैं? 85 यूनियन काउंसिल चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं। सर किस किस इलाके के हैं, अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें, टाउन चेयरमैन की अगर हम बात करें तो? मैं दोबारा कोई कॉल करी सवाल? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन कौन से इलाके हैं, अगर आप हमें बता सकें तो। पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, नॉर्थ नाजाबाद है, गुलबर्ग है, नई कराची है, लियाकताबाद है, इसी तरह गुलशन इकबाल है, जिना टाउन है, मॉडल टाउन है, लांडी टाउन। 9 टाउन है जो जमात इस्लामी के पास हैं। अच्छा, शहर कराची के 9 टाउन है, 25 में से जो जमात इस्लामी के पास सही बच गए हैं। बकिया पे तो कब्जा कर लिया इन लोगों ने, अच्छा। जाली मेयर लाके बिठा दिया। फॉर्म 47 की पैदावार हैं सारे लोग, इनको मुसल्लत कर दिया गया है। अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, इनको मुसल्लत कर दिया गया है। और आज पूरा शहर और इनको मुसल्लत करने वाली एस्टेब्लिशमेंट इसका पूरे शहर के साथ को ये अजियत दे रही है। मुनम साहब, जो इलाके आपके पास है, सर मुनम साहब अलाउ मी, जो इलाके अभी आपके पास हैं उनकी अभी क्या सूरत हाल है? जरा ये नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद आप का हवाले से अपडेट करें। जमात इस्लामी के पास जो इलाके तो पूरा शहर है हमारा, बिल्कुल हम हर जगह खिदमत कर रहे हैं जहां हमारे टाउन है, जहां हमारे टाउन नहीं है। अगर आप नॉर्थ नाजमाबाद की मरकजी शाहरा से चलें तो मरकजी शाहरा से लेके नाजमाबाद तक बिलोंगो आप देखेंगे मरकजी शाहराओं पे इस वक्त कम से कम, जब बारिश रुकी हुई है, इस वक्त पानी नहीं है, लेकिन गलियां तो मरकजी शाहरा तो सिंध गवर्नमेंट ने साफ नहीं की। मुनम साहब जी, मरकजी शाहरा तो सिंध गवर्नमेंट ने साफ नहीं की। मरकजी देखें, सिंध गवर्नमेंट का तो कहीं कोई अमला नजर ही नहीं आया। हम तो सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है PDMA, कहाँ है, हमें बताया जाए। वो सारे डबल 1 डबल 2 राइटली सेड, यही पूछते हैं, यही आपका सवाल कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहब। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। मुनम जफर साहब अभी कह रहे थे कि बल्दियाती हुकूमत लूली लंगड़ी, फंड्स खा गए नालों के, 7 करोड़ रुपए कहाँ गए, चाइना कटिंग की नजर हो गए नाले। ये सब तमाम तर सवालात के जवाब आप देना पसंद करेंगी? 7 करोड़ वैसे कहाँ गए नालों की सफाई के? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मुनम जफर साहब को सुन रही थी, बहुत अच्छी उन्होंने तकरीर की। अब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। ठीक है, बात ये है कि अगर नाले साफ नहीं थे, जैसे कि कल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है ना गुजर नाला, उस पे मेयर कराची ने दौरा किया था। अच्छा, वो बिल्कुल साफ था और उसमें पानी का फ्लो जारी था। जो लोग ये कह रहे हैं कि जो कराची की लोकल गवर्नमेंट थी, KMC थी, वो नालों की सफाई के पैसे खा गए। अगर हम नालों की सफाई के पैसे खा गए तो 5 से 6 घंटे में शहर से पानी उतरा था। तो वो कैसे उतरा था? क्या मुनम जफर साहब ने उतारा था वो पानी? नहीं। या वो आज भी जहांगीर रोड पे पानी खड़ा है, आज भी जहांगीर रोड पे पानी खड़ा है, आज भी सब्जी मंडी पे पानी खड़ा है, आज भी सब्जी मंडी और जहांगीर रोड पर पानी खड़ा है। इस वक्त मुनम जफर साहब, सादिया जावेद साहिबा की बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी जानिब भी आएंगे ताकि लोगों को जो है वो बात और सिचुएशन समझ आ सके। अच्छा, देखिए, इन्होंने खुद इन्होंने एडमिट किया है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तमाम टाउन्स इनके पास है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के टाउन्स में आप गाड़ियां नहीं डाल सकते। मेरा ख्याल से आपको याद होगा, आपके साथ मैंने शो किया था जब मैंने ये कहा था कि टाउन्स ने खुदाई की है, सुई सदरन गैस से पैसा लिया है। 31 जुलाई आखिरी तारीख थी वो खुदाई करके रोडों को सीधा करने की। आज हम किस तारीख पे खड़े?
آج ہم 22 اگست پہ کھڑے ہیں, وہ روڈیں نہیں بند ہوئی, وہ کھدائی نہیں بند ہوئی. سعدیہ صاحبہ قطع کلامی کی معذرت یہیں سے پوچھ لیتے ہیں. منم صاحب, سعدیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سڑکیں نہیں بنی, وہ سڑکیں بنی ہیں, واقعی نہیں بنی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ٹاؤن نے کھدائی نہیں کری, یہ کریکشن کر لیں. سوئی سدرن گیس اپنی 35 سال 40 سال پرانی لائنیں تبدیل کر رہی ہے. اس نے پہلے ٹائم دیا, نہیں پہلی بات سن لیجئے, اس نے ٹائم دیا 31 جولائی ٹائم دیا, اس کو بڑھا کر 30 ستمبر کر دیا. یہ ساری کورسپونڈنگ ہماری ان کے ساتھ موجود ہے, آج بھی موجود ہے. ہم پوری طرح پرسو کر رہے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی طرح کہ جو فنڈ کھا جائیں, جو لوگوں کا کام نہ کریں. ہماری پوری کورسپونڈنگ موجود ہے. جی پلیز سوئی سدرن گیس کے ساتھ جب وہ گو ایڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ گلیوں کے اندر فیور بلاک بھی لگیں گے, سڑکوں کے اوپر ترکاری بھی ہوگی. جی دیکھیں, جو مین شاہراہیں, جو مین نالے کراچی کے جو کے ایم سی کے انڈر تھے, وہ سب اپنا کام کر رہے ہیں. اس وقت میں دعوے سے کہتی ہوں, اے آر وائی کی ٹیم کو کہتی ہوں کہ وہ کیمرہ لے کے شہر میں نکلے کہ جو کراچی کی مین آرٹریز تھیں جو کے ایم سی کے انڈر ہے, وہ تمام سڑکیں کھلی ہیں, اس میں کہیں پانی موجود نہیں ہے. منم ظفر صاحب کوئی بھی بات کریں, ایم کیو ایم کوئی بھی بات کرے, یہ آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے, آپ کا کیمرہ سب سے بڑا منصف ہو سکتا ہے. آپ شہر میں نکلے, لوگ کہتے ہیں شاہراہ فیصل کراچی نہیں ہے, بالکل شاہراہ فیصل کراچی نہیں ہے. لیکن سعدیہ جاوید صاحب دیکھیے, آپ دونوں اس شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اب سولوشن کی طرف چلتے ہیں نا. واٹ از دا سولوشن رائٹ ناؤ؟ دیکھیں سولوشن ہم تو ایک تو پہلی بات یہ کہ ہم نے یہ نہیں کلیم کیا, کراچی کا میئر 33% شہر کی اتھارٹی رکھتا ہے. اس دن جس دن بارش ہوئی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم فیصل کنٹونمنٹ کا پانی نہیں نکالیں گے یا باقی 6 کنٹونمنٹس کا پانی نہیں نکالیں گے. سندھ گورنمنٹ ہر جگہ, کے ایم سی کا میئر ہر جگہ موجود تھا. ہم بھی کہتے ہیں, جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی ٹاؤن میں ہماری ذمہ داری ہے, شاہراہیں اگر بھر گئی ہیں تو ہمارا کیا, ہمارے تھوڑی ناظم ہے یا ہمارا میئر تھوڑی, ہم بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. شاہراہ فیصل کی جوڈکشن میئر کراچی کے انڈر نہیں ہے, لیکن شاہراہ فیصل کو کلیئر, یا وہ کیونکہ وہ کراچی کی مین آرٹری ہے, میٹروپول سے لے کر گگر پھاٹک تک شاہراہ فیصل رات کو 12 بجے کھول دی گئی تھی. ٹھیک ہے, جس دن بارش ہوئی, ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ کوئی انپریسیڈنٹڈ بارش تھی, 245 ملی میٹر ریکارڈڈ بارش تھی, جس کے لیے پاکستان کا کوئی شہر, کوئی کسی شہر کا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اگر اتنی بارش چند 2 گھنٹے میں ہو جائے. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ 2020 میں بھی کراچی ڈوبا تھا اور آپ نے یہی باتیں کی تھی, نہیں, 2020 میں جب بارش, 2020 میں جب بارش ہوئی تھی تو صرف کراچی کے ساؤتھ میں بارش ہوئی تھی. جب ابھی 2025 میں 2 دن پہلے بارش ہوئی ہے تو پورے کراچی میں ایک وقت میں ایک رفتار سے بارش ہوئی ہے اور اس کو کنٹرول کیا گیا ہے. 6-7 گھنٹے میں کراچی کی مین شاہراہیں کھول دی گئی. بالکل مین شاہراہیں کھول دی گئی تھی. ٹھیک ہے سعدیہ جاوید صاحبہ, بیسیکلی دیکھیے ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم سولوشن کی طرف جائیں. منم ظفر صاحب, آپ کے خیال میں اب یہ اس سارے معاملے کا حل کیا ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل درآمد کب ہوگا؟ وفاقی حکومت کا پارٹ یہ لوگ ہیں, صدر ان کے ہیں ماشاءاللہ سے, سینٹ چیئرمین ان کے ہیں, 2 صوبائی حکومتیں ان کی ہیں, یعنی سارے آپ مزے لیں, ساری آپ مراد لیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ کام تو بھائی آپ کروا لیجئے نا, اس شہر کا ایک میئر ہونا چاہیے. ہم بھی یہ بات کہتے ہیں, کیوں 6 کنٹونمنٹ ہیں, کیوں کے پی ٹی ایریا الگ ہے, تو بھائی کروائیں نا. میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا پارٹ ہیں, صدر مملکت ان کے ہیں ماشاءاللہ سے, 2 صوبائی حکومتیں ہیں, سینٹ چیئرمین ہیں, تو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں کراچی کو اس کا جائز حق نہیں ملتا؟ اور میں یہ بات کہوں گا کہ ابھی آپ چلیے جہانگیر روڈ مرکزی شاہراہ ہے, سبزی منڈی, اور اسی طرح لیاری تو ان کا ٹاؤن ہے نا, کماڑی ٹاؤن چلیے دیکھ لیجئے جو پانی کی صورتحال ہے اس وقت بھی شہر کے اندر. اور پہلے دن جو بارش ہوئی تھی, پہلے دن بارش
जो पहला स्पेल आया वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आया, जो 70 और कम से कम जो बारिश हुई है 75 mm हुई है, और ज्यादा से ज्यादा बारिश जो हुई है वो 170 mm बारिश हुई है, और टोटल मिलाकर 245 mm बारिश हुई है 3 दिनों के अंदर, जिससे ये शहर की सूरत-ए-हाल पैदा हुई। कल तो बहुत कम बारिश हुई है, कल तो बहुत कम बारिश हुई है। अच्छा मुनम साहब, सवाल बेसिकली शाइस्ता का आपसे ये था कि अब इक़दामात, हम सोल्यूशन की तरफ आना चाह रहे हैं, हम यही ब्लेम गेम, यही इल्जाम तराशियां अवॉइड करना चाह रहे हैं। 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, 4, हम सब ने एक पेज पर आके शहर के मसाइल हल करना है, तो हम यही जो ब्लेम गेम चल रही है इसी को अवॉइड करना चाह रहे हैं। आपके पास क्या हाल है सिचुएशन का? नहीं, ब्लेम गेम नहीं है, ये रियलिटी है शहर की। 18 साल से बरसर इक़्तिदार हैं। अच्छा। ये अपने टाउन्स को भी इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। हमें बताएं ना, प्रोविंशियल फाइनेंस, अरे भैया प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं हुआ पिछले 17 साल से? ये बताइए, हमें जवाब दीजिए। क्यों जो है 18वीं तरमीम के बाद आप इख्तियार डेवोल्यूशन ऑफ पावर करने के लिए तैयार नहीं है? कचरा उठाने की जिम्मेदारी इनके पास, वाटर एंड सीवरेज इनके पास, तो भाई टाउन के पास क्या है ये जरा बताइए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इनके पास, इमारतें गिर रही हैं। परसों भी एक जो है वो बिल्डिंग गिरी, 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, इसी तरह जो है वो 1 महीने पहले भी गिरी थी। तो भाई सारे इख्तियारात आपके पास हैं। ये लूली लंगड़ी आपने बल्दिया दी है जिसको फंड देने के लिए आप तैयार नहीं है। चले आप फंड ना दें, आप इख्तियार तो दें, कम से कम वाटर एंड सीवरेज का इख्तियार दें, कोई कोऑर्डिनेशन पैदा कर लें, वो भी आप करने के लिए तैयार नहीं। कचरा उठाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी, अंडर पासिस भरे हुए पानी से। शहर का कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है किसी जिसकी डेडलाइन हो। रेड लाइन खोद के डाल दिया शहर की मरकजी शाहरा। लेट्स टेक इट इन दिस वे। आप मुझे बताएं, शहर ठीक है, आपकी बात बजा के इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बहाली है वो हंगामी बुनियादों पर उसकी जरूरत है। सादिया जावेद साहिबा, जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, क्या PTI है, क्या एक अम्ब्रेला तले आप सब इकट्ठे होकर हंगामी बुनियादों पर बैठने की आप नहीं समझती कि जरूरत है? क्योंकि आवाम को बेसिकली रिलीफ की जरूरत है। आवाम को सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, आवाम को एक महफूज शेल्टर चाहिए, एक अच्छा शहर चाहिए टू लिव। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है। इसकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहर की पॉपुलेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को जो इस शहर में स्टेक रखते हैं उनको मिल बैठ कर साथ बैठना चाहिए। जो ये बार बार चीख के वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वो प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, वो जो कराची के लिए उन्होंने जितने वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं थे। ये उनके इत्तेहादी थे, इनको उनकी पार्टी से पूछना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो ये कह रहे हैं वो जो ये उनकी गोद में बैठे थे KPK की हुकूमत KPK की हुकूमत में, जो उनके साथ फेडरल गवर्नमेंट में उनके साथ थे आप, फेडरल गवर्नमेंट में आप उनके साथ थे। करेक्शन कर लीजिए आप, जरा करेक्शन कर लीजिए आप। अच्छा, उसके बाद कराची को बिल्कुल, लेकिन अगर ये कोई कहे कि जी कराची के मेयर मुर्तजा वहाब ने कोई काम नहीं किया, हम सड़कों पे थे और कोई सड़कों में नहीं था। ARY फुटेजेस निकाले कि कौन सड़कों पे था, कौन अपने लोगों के साथ खड़ा था। ये मुझे मुनम जफर साहब का जो दावा है ना वो टीवी को चाहिए वो सही करे। बाकी जहां तक बात है कि हाँ बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, कराची की सड़कों को नुकसान हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि मेट ऑफिस ने 23 अगस्त तक कहा है कि बारिश का स्पेल जारी रहेगा। जैसे ही बारिश का स्पेल खत्म होगा कराची की सड़कों पे काम शुरू कर दिया जाएगा। मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं कि कराची में जिन जगहों पर बड़े गड्ढे या गड्ढे हो गए हैं रोडों पे, वहां गारा और मिट्टी डालना शुरू कर दी गई है ताकि ट्रैफिक के फ्लो को स्मूथ बनाया जा सके। देखिए, चीख कर मैं भी बातें कर सकती हूँ। इस शहर में, इस शहर की तबाही की जिम्मेदार जमात इस्लामी है। जब नेमतुल्लाह खान साहब इस शहर के मेयर बने, उन्होंने इस शहर को कमर्शलाइजेशन का तोहफा दिया, और मुस्तफा कमाल जब इस शहर के मेयर बने तो उन्होंने सादिया जावेद साहब, माजी की बात छोड़ दें, अब हाल पर हम बात कर रहे हैं ना।
چلے جی میں تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سعدیہ صاحبہ، آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. منم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. تنقید برائے تنقید بالکل ہمارا مقصد نہیں ہے، حل کی طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہنگامی بنیادوں پر کس کس سیکٹر میں کام کی ضرورت ہے فوری طور پر؟ اچھا بھائی دیکھیں، ایک بات دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم کہیں سب اچھے بچے بن جائیں، آگے بڑھنا ہے، تو بھائی پیچھے کیا ہوا بات تو کریں گے نا. ہم بات بھی نہ کریں پیچھے. سر میں آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں، آپ سے میں یہی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حال میں بس اس وقت حال بتا دیں کیا ہے. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو ورلڈ بینک نے، جس کی 2017 کے اندر فیزیبلٹی بنائی تھی کہ کراچی کو 10 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، اس وقت ڈالر کی قیمت 105 روپے تھی اور کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. یہ ساری پارٹیاں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، سب کو آن بورڈ لیا جائے، جن کا شہر کے اندر اسٹیک ہے. اسی طرح کاروباری برادری کو آن بورڈ لیا جائے، سب کو آن بورڈ لے کر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل درآمد کریں، کراچی کو اس کا جائز حق دیں. اسی طرح جو کراچی کے ٹاؤن ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، ان کو ڈیو جو ہے فنڈ دیے جائیں، جو فنڈ ان کی ضرورت ہے. آپ ایک پیسہ فنڈ نہیں دیں گے، اس کے نتیجے میں آپ چاہیں کہ ترقیاتی کام ہو، ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست میں اور کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ کم از کم آپ یہ کریں کہ جو پروجیکٹ کراچی میں چل رہے ہیں ان کا یہ بتا دیں کہ ان کی ڈیڈ لائن کیا ہے، یہ کب ختم ہوں گے. خاص طور پہ میں ریڈ لائن کا تذکرہ کروں گا، کریم آباد انڈر پاس کا تذکرہ کروں گا کہ آپ کچھ نہیں، چلیں ان 2 پروجیکٹ کا بتا دیں کہ کب یہ پروجیکٹ مکمل ہوں گے، تاکہ کراچی کے لوگوں کو کچھ تو کراچی کے لوگوں کے جو ہے جو زخم ہے ان پر مرہم رکھی جا سکے. زخم پر مرہم رکھیں. سعدیہ جاوید صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ جی میں بالکل بات کرنا چاہوں گی کہ میں یہ بار بار بات کر رہی ہوں کہ کراچی کا میئر 33% شہر کی اتھارٹی رکھتا ہے. باقی اس شہر میں جو فیڈرل ادارے جیسے کہ 6 کنٹونمنٹس، KPT، سول ایویشن، پاکستان ریلوے کے اسٹیک موجود ہیں اور ان کی انویسٹمنٹ زیرو ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو اس معاملے پر بھی دیکھنا چاہیے، ان اداروں کو بھی پابند کرنا چاہیے، ان کو انڈر ون امبریلا فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لائے، تاکہ وہ اس شہر میں اس شہر کی فیسلٹیز کو تو استعمال کرتے ہیں، اس شہر کے انفراسٹرکچر کو تو استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے، ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے، تو وہاں ان کی انویسٹمنٹ زیرو ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ کو، لوگ باتیں بہت کرتے ہیں کہ جی پاکستان پیپل جو ہمارے وسائل ہیں اس کے مطابق ہم کراچی کے لیے کام کر رہے ہیں. کراچی کو پانی کا سب رونا روتے ہیں کہ کراچی کو کسی نے پانی نہیں دیا. ہب ڈیم سے کنال کو، نئی کنال کو جو ہے وہ کراچی میں ایڈ کیا گیا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایڈ کیا ہے. جو پرانی کنال ہے اس پہ ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو خط لکھا جا رہا ہے کہ کراچی کا ہب ڈیم سے پانی کا کوٹا بڑھایا جائے. ایسی K4 منصوبے کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ نے اس بجٹ پہ فنڈنگ رکھی ہے وہ بہت کم ہے، اس کو بڑھانے کے لیے میں آپ کے چینل کے سے اپیل کرتی ہوں. ٹھیک ہے. سعدیہ جاوید صاحبہ اور منم ظفر صاحب، آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اور بڑے ہی پازیٹیو نوٹ جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ جماعت اسلامی ہے یا پھر چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دونوں ہی جو ہے وہ کراچی کے لیے سولوشنز چاہتے ہیں. اور پھر ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ بھلا عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، PTI ہے، MQM ہے، جماعت اسلامی ہے، یہ سبھی ایک امبریلا تلے بیٹھیں، بات کریں اور کراچی کا انفراسٹرکچر جو اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. چاہے وہ سندھ حکومت ہے، چاہے وہ بلدیات ہے، چاہے وہ وفاق ہے. کراچیوں کو بنیادی طور پر سڑک چاہیے، سڑک کے مسائل حل ہوں گے، پینے کا پانی چاہیے، سڑک کے مسائل حل ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ٹریفک جام کی صورتحال جو ہے وہ نہیں بنے گی. ٹریفک جام کی صورتحال اگر بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے جرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے، صورتحال خاصی خراب ہوتی ہے. تو اوور آل وی نیڈ ٹریفک، روڈز، ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے ہمیں. اور اب تو خیر بارشوں کے بعد اب ہم دیکھیں انفراسٹرکچر جو ہے وہ کافی اب تک صورتحال کے اندر ہے. سڑکیں جو ہیں ان کو رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے. کافی علاقوں میں لائنز میں پانی نہیں آ رہا، وہاں پر واٹر ٹینکرز جا رہے ہیں. اور بجلی کی جو بندش ہے، بجلی کے فیڈرز باقاعدہ طور پر ٹرپ ہوئے ہیں. کافی علاقوں میں 8-9 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ تمام تر مسائل ہمارے ہیں اور ہم نے ایک ساتھ مل کر ان کو حل بھی کرنے. چلیں جی، تو ہم کراچی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ابھی یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक जी। और हालिया बारिशों में हमने कराची में देखा, इस्लामाबाद में देखा कि बहुत सी चौराहों पर बहुत सी गाड़ियां पानी में डूब जाती हैं और 7-7 8-8 घंटे डूबी रहती हैं। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील सरफराज मंच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानेंगे। सुनील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग बाखबर सवेरा। ज़रा बताइएगा कि अगर एक गाड़ी 7 से 8 घंटे सैलाबी पानी में डूबी हुई है अर्बन फ्लडिंग के बायस, और उस गाड़ी के अंदर आप देखें कि सीवरेज का पानी और ये मडी वाटर है वो भी दाखिल हो जाता है, गाड़ी को क्या और कितना नुकसान पहुँचता है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सर, नुकसान तो ऐसे है कि जब आप देखें 2-3 किस्म के नुकसान है। एक तो गाड़ी का एक जानी और माली नुकसान है। तो रिसेंटली अभी हमने वीडियोस में देखा है कि, और जनरली भी हमने देखा है कि हम सबके अंदर एक वो होता है कि बारिश के अंदर गाड़ी चला के हमने वीडियो भी जरूर बनानी होती है। सो कोशिश ये करें कि जब बारिश हो या इस तरह की बारिश हो, क्योंकि अभी आप देखेंगे मानसून के स्पेल्स आ रहे हैं, सो उस दिन ट्रैवल से अवॉइड किया जाए। बट हैविंग सेड दैट, जहाँ पे आप खड़े हुए हैं और गाड़ी के अंदर पानी आ गया है, तो उसको चलाने से पहले आई थिंक यू विल हैव टू डू कंप्लीट डिटेलिंग ऑफ द कार। आप उसको खोल के उसके अंदर से पानी निकालें, क्योंकि जो पानी है वो गंदा पानी है, उसकी वजह से उसकी रस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आपको गाड़ी की हर चीज, इंटीरियर पूरा खोल के उसके सारे कारपेट वगैरह निकाल के उसकी कंप्लीट डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो गाड़ी जो रस्टिंग की तरफ जाएगी। इंजन तो अपनी जगह के पानी के अंदर अगर आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसे उड़ जाएगा, लेकिन बॉडी के और गाड़ी के काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं इस गंदे पानी की वजह से। अच्छा सुनील, खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं और महंगी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसी सिचुएशन में उनको अगर ठीक करवाया जाए तो उसमें कितनी लागत आ सकती है, और क्या उनमें भी यही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रिक वर्सेस आइस इंजन या इंटरनल कम्बशन इंजन का सवाल है, तो मेरे ख्याल से बारिश के अंदर ज्यादा डेंजरस इंजन जो है वो आपका जो कन्वेंशनल इंजन है वो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी तो है वो उसके अंदर कोई इंजन ही नहीं है, देयर इज अ बैटरी पैक और वो सील होता है, एंड वो इतना वाटर प्रूफ नहीं होगा जितना पानी हमारे यहाँ पे आया था। बट जनरली ये कॉशन किया जाता है कि जिस दिन बारिश हो या जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी हो तो वहां पे ना लेके जाएं। बट अगर आप वहां पे ले भी गए और अगर पानी को क्रॉस कर लेंगे तो इंजन वाली गाड़ी के खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज अगर एयर इनटेक से पानी अंदर चला जाएगा तो इंजन के जो कंबशन चैम्बर है उसके अंदर आ गया, बाहर से पानी आएगा तो वो कंट्रास्ट दोनों का जो है वो गाड़ी के इंजन को तबाह कर देता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में ऑन अदर हैंड कोई इंजन है ही नहीं, देयर इज अ बैटरी पैक। अगर वो बैटरी पैक सील्ड है और आपका पानी वहां तक नहीं पहुंचता तो कोई इशू नहीं है। बट उसके अंदर भी जितना पानी हमारे यहाँ पे आता है उसमें होता ये कि गाड़ियां जो हैं वो हाइड्रोप्लानिक का शिकार हो जाती हैं और पानी अपनी फोर्स के साथ गाड़ी को पूरी कोई जमीन से उठा के ले जाता है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली वीडियोस आई थी इस्लामाबाद की भी और कराची की भी आई हैं, तो गाड़ियां ऐसे बह रही होती हैं जैसे तिनके जा रही हैं। तो वो ऐसा पावर जो है वाटर की है, उसमें इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक सब गाड़ियां बह जाएंगी, वो तो इक्वली बराबर है सबके लिए। सुनील साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये पूछना चाहूंगा आपसे कि अब जब कराची में हालिया बारिशें हुई हैं, सड़कें तबाहकुन हो गई हैं और सड़कें बल्कि ना होने के बराबर ही अगर हम कहें तो ये सूरत हाल है सड़कों की। अगर हम छोटी गाड़ियों की बात करें, 660 सीसी 1000 सीसी गाड़ी की बात करें, सस्पेंशन टायर के हवाले से अब जो नुकसान गाड़ियों को हुए हैं उनके कितना मतलब अंदाजन कितना खर्चा आएगा उनको फिक्स करवाने में? वो तो खत्म हो चुके होंगे अभी तक। देखिए, सड़कों की तो पहले भी सूरत हाल कहीं कहीं थी, अब तो पता नहीं क्या हो गई होगी, लेकिन टायर्स की और उसकी भी प्राइसेस जो हैं दे आर ओवर द रूफ। अगर आप एक बेसिकली जो टायर का ताल्लुक है वो सीसी से नहीं है, वो टायर के साइज के साथ है। वो 12 इंच है, 13 इंच है, तो 14 इंच का उसका रिम है। सो अब नॉर्मल टायर जो कि अगर आप एक एंट्री लेवल 660 सीसी गाड़ी के भी डलवाते हैं तो अब अगर 4 टायर आप डलवाते हैं वो तकरीबन 50-60 हज़ार से स्टार्ट होते हैं। तो विच इज अ ह्यूज कॉस्ट। सस्पेंशन और प्लास्टिक पार्ट्स, तो जितना ये पानी आएगा तो जितने रबर पार्ट्स हैं, सस्पेंशन के पार्ट्स हैं, वो सारे खराब होंगे, वो उनका खर्चा अलग है। तो एक आम आदमी की गाड़ी जिसका अगर इंजन बच भी गया है तो और टायर और सस्पेंशन के ऊपर कुछ नहीं तो उसका लाख रुपए लग जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुनील साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर बाखबर सवेरा। और ये आपने ये कि अगर आम आदमी के अगर इंजन बच भी गया गाड़ी का तो तकरीबन समवेयर अराउंड 100 के 1 लाख रुपए टायर्स और सस्पेंशन का खर्चा आएगा सड़कों की वजह से। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं जाना, स्टे राइट देयर विद अस। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जिन व्यूअर्स ने हमें इस घंटे में ज्वाइन किया है, ट्यून इन किया है, उनको भी वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। शायस्ता, पिछले घंटे में हम कराची के मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे। अब बारिश थे तो होके गुजर जाएंगी, सड़कें तबाह हाल हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा मखदूश हो गया है। कल हमने बड़ी एक अफसोसनाक खबर हमने आप तक पहुँचाई, वो ये थी कि कराची में एमजिना रोड पर पटाखों की जो गोदाम था उसके अंदर आग भड़क हुई थी। पुलिस की इतलात के मुताबिक जो हमें
خبر انہوں نے پہنچائی کہ آگ جو تھی وہ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. 2 افراد جاں بحق ہوئے. ایک کاشف اسپتال میں شخص دم توڑ گیا. دوسرا شخص جو تھا وہ اپنے بھائی سے غالباً ملنے پٹیل پاڑا سے آیا ہوا تھا اور اس عمارت میں موجود تھا, اور وہ بھی اس کی بھی لاش نکالی گئی بعد میں. پولیس یہ بتاتی ہے کہ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث چنگاری نکلی جس نے شدت اختیار کی. ڈپٹی ڈائریکٹر ایکسپلوسو ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ گودام کا کوئی اجازت نامہ ہی نہیں تھا, مطلب گودام بنانے کے لیے کوئی اجازت ہی نہیں لی گئی تھی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے یہ کہا کہ گنجان علاقوں میں پٹاخوں کی دکان ہو تو لائسنس کینسل کر کے سیل کرنا چاہیے. بالکل, یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا, اور ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنا گنجان آباد علاقہ ہے. اتنے گنجان آباد علاقے میں جو ہے وہ گودام ہے, اور وہ بھی آتش گیر مادے کا, جہاں پر مطلب پٹاخے ہیں, تو یہ تو ویسے ہی اتنا زیادہ خطرناک ہے. یہاں پر ایک اور سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پٹاخوں کا گودام ہے, آپ کو پتہ ہے وہاں پر فائر ورکس موجود ہیں, وہاں پر ایک چھوٹی سی غفلت بھی بہت بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے, باعث بن سکتی ہے. تو وہاں پر کیا SOPs پر عمل کیا جا رہا تھا؟ کیا وہاں پر فائر ایکسٹنگوشرز تھے؟ کیا وہاں پر فائر ایکسٹنگوشنگ بالز موجود تھیں؟ کیا وہاں پر تمام تر جو آگ پر قابو پانے کے لیے جو SOPs ہوتے ہیں, کیا وہ اس پر عمل کیا جا رہا تھا گودام انتظامیہ کی جانب سے؟ بالکل, کراچی میں پٹاخوں کے گودام میں دھماکے کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس میں کیا بات سامنے آئی ہے؟ آگ کیسے لگی؟ کیا اس گودام کا اجازت نامہ تھا یا نہیں تھا؟ SOPs پر عمل ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ اس پر جانتے ہیں مزید. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر, بتائیے اس بارے میں. دیکھیں شائستہ, گزشتہ روز جو واقعہ ہوا تھا وہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. سب سے پہلے تو اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اس میں 5 قیمتی جانیں اب تک جا چکی ہیں اور 30 سے زائد زخمی ہیں. ابھی بھی کچھ ایسے لوگ کریٹیکل کنڈیشن میں اسپتال میں زیر علاج ہیں جن کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. میرے عقب میں یہ وہ گودام ہے جس میں ابھی دوبارہ انگاری بھڑکی ہے, تو اس کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں پر پہنچا ہے اور آگ پر بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر داخلہ سندھ اس پورے معاملے سے لا علم نکلے. وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا یہ فائر ورک, جس کو خود سعید غنی جو ہے بہترین پرفارمنس کا ایوارڈ دیتے ہیں, اور اسی پارٹی کے وزیر داخلہ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پر فائر ورکس کا پاکستان کا سب سے بڑا کارخانہ موجود ہے. یہاں پر اگر یہ ڈومین دیکھا جائے تو اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر کے ڈومین آتا ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ بارود کے ڈھیر پر یہ لوگ, یہ دکاندار بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اس کے ساتھ اب آپ کو سب سے بڑا میں انکشاف کروں گا, اس دیوار سے لے کے اگر کیمرہ مین آپ کو یہ سامنے دیوار تک دکھائے تو بمشکل یہ 20 قدم کا فاصلہ ہے. اب میں آپ کو دکھاؤں, یہ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول جیکم لاج نمبر 2 ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں, جس کی کھڑکیاں دروازے اس دھماکے سے اڑ چکے ہیں اور دور تک ان کے یہ ملبہ جا کر گرے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس وقت بھی یہ اسٹاف روم میں ان کا یہ عملہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کی آپ اندر ہی کیمرہ میں صورتحال بتا سکے. یہاں کتنی بچیاں اسکول میں پڑھتی تھی اور کل اسکول کیا بند تھا کیا؟ جی, وزیر تعلیم نے چھٹی کا اعلان کیا تھا بارش کی وجہ سے. وزیر تعلیم نے چھٹی دی تھی. وزیر اعلیٰ سندھ حکومت کی جانب سے جو چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا تو خوش قسمتی تھی کہ کل کوئی بچی یہاں پر موجود نہیں تھی. یہ خوش قسمتی تھی کہ عام تعطیل تھی جس کی وجہ سے بچت ہو گئی, ورنہ تو بہت زیادہ نقصان ہوتا, اور یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ کسی سانے میں بھی تبدیل ہو سکتا تھا. میں آپ کو کلاس روم کے مناظر دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ دیکھیں, یہ نیچے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے پڑے ہیں جس سے میرا تھوڑا پیر پھنسا ہے. یہ لیب ہے, یہ یہاں کی لیبارٹری ہے, یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. اس کے دروازے اکھڑ کر یہ دیکھیں, یہ کیمرہ مین دکھا سکے دروازوں کے ٹکڑے اڑ گئے ہیں اور وہ دروازہ وہاں جا گرا. اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کے ساتھ دوسری کلاس ہے اس کے مناظر دکھا سکوں. یہاں پر آپ یہ دیکھیں, اور یہ نہ صرف اس کلاس میں بلکہ وہ چھت پر بھی آپ سراغ دیکھ سکتے ہیں, وہاں سے ہوتا ہوا جو بیرونی دیوار ہے وہ تک جا گری ہے. جیسے کوئی راکٹ لانچر فائر کرتا ہے تو اس طرح کا یہاں پر سین پیش آیا ہے, بالکل کسی فلمی مناظر کی طرح یہاں پر تباہی ہوئی ہے. اب یہاں پر آپ یہ تیسری کلاس دیکھیں, اس کے دروازے 2 ٹکڑوں میں گرے اور ٹکڑے ہو چکے ہیں اس کے. تو یہ گزشتہ روز چونکہ ایک ایمرجنسی صورتحال تھی, آپ اس کی چھتوں کی صورتحال دیکھیں, چھتیں پھٹ گئی ہیں. جو انچارج CTD راجہ عمر خطاب نے بتایا کہ ایک اندازاً 50 کلو سے زیادہ ایکسپلوسیو موجود تھا. تو حیرت کی بات یہ کہ یہ تو پورا ایک شہر جو ہے مطلب بارود کے دھانے پر یہ بیٹھا ہوا تھا. یہاں پر آپ دیکھیں, یہ چوتھی کلاس ہے, اس میں پنکھے کی حالت دیکھیں اور دور تک دیکھیں تمام شیشے ٹوٹ گئے, اور یہاں کی صورتحال دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور سب سے آخر میں آپ کو اس روم سے دکھاؤں کہ
جو سامنے سے کیمرہ مین ذرا دکھائے, وہ بالکل میرے سامنے پہلے یہ فیس دکھائے, اس کے بعد اب میں آپ کو یہاں دکھاؤں اندر جا کر کہ جب ہم یہاں سے اندر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس کلاس کی حالت دیکھیں. اب یہ ادھر کا ہال ہے اور اس ہال سے پھر میں آپ کو اس کے بیرونی جانب بھی جا کر دکھاؤں تو یہ جو ذمہ داری لے گا کون, اصل میں ہم نے یہ دیکھنا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا. اسسٹنٹ کمشنر لے گا, ڈپٹی کمشنر لے گا, یا وزیر داخلہ صاحب لیں گے. اب آپ یہاں پر دیکھیں ان دیواروں کو, ان کلاسوں کو پار کرتے ہوئے وہ دیوار جو ہے وہ زمین پر جا گری ہے, اور بالکل جیسے کوئی کتنا بڑا ذخیرہ تھا یہ نذیر, جس طرح سے آپ دکھا رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. یہ تو پورا سکول برباد کر دیا ہے. یہ کہیے آپ نے جیسا کہ بتایا کہ یہ پاکستان کا شاید سب سے بڑا گودام ہے جو یہاں صدر جیسے گنجان آباد علاقے میں ہے, کیا اس کا کوئی لائسنس تھا؟ دیکھیں اس کے لائسنس کے بارے میں تو وزیر داخلہ سندھ کو نہیں معلوم, تو ہم تو ابھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس نقصان یہ جو ہوا اس سے زیادہ خوش قسمتی میں اس بات کو کہوں گا کہ اس کلاس کے اندر بچیاں موجود نہیں تھی. 150 سے زیادہ یہاں بچیاں پڑھتی ہیں, اسٹاف موجود ہوتا ہے. 2 دن سے وزیر داخلہ سندھ کی جانب سے, محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے چھٹی دی گئی تھی, تب یہاں پر کوئی نہیں تھا. آپ سوچیں اگر یہ دھماکہ اس وقت ہوتا جب کلاسیں لگی ہوئی ہوتی, یہاں پر اسٹاف موجود ہوتا, تو آپ کو یہاں پر کیا منظر دیکھنے کو ملتا ہے یہ میں بتانا بھی نہیں چاہ رہا. لیکن اگر آپ امیجن کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ 20 قدم پہ بارود کا ڈھیر, اور اس کے ساتھ چھوٹی معصوم بچیاں جو سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے جن کو ویسے ہی کوئی سہولت میسر نہیں ہوتی, اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے. کہ اس گودام میں کتنے کلو یا کتنے من, کتنی مقدار میں یہاں پر بارود تھا یا پٹاخے موجود تھے؟ دیکھیں جو میں اپنی آبزرویشن یا اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں, راجہ عمر خطاب نے کہا 50 کلو سے زائد تھا. انہوں نے شاید ایک محتاط اندازہ لگایا, میرے خیال میں یہ 100 کلو سے زائد بارود یہاں پر موجود تھا. جو پٹاخے ہوتے ہیں, جتنے چھوٹے بڑے بم بنائے جاتے ہیں, تو وہ کسی کیمیکل سے یا اس سے نہیں بنائے جاتے, اس کے اندر ایکسپلوسیو ڈلتا ہے. وہی ایکسپلوسیو جو کسی بھی بم دھماکے میں استعمال ہوتا ہے, کسی ڈیٹونیٹر کے ساتھ آپ کسی کو اڑاتے ہیں, ڈائنامائٹ ہو یا کوئی بھی ہو, وہی ایک ایکسپلوسیو ہوتا ہے جس میں اوپر جا کر آپ کے پٹاخے پھٹتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, آپ کی بیوروکریسی, آپ کا پی ایس پی افسران, آپ کے لوکل پولیس والے, آپ کے بزنس مین, کراچی کا کوئی شخص ایسا نہیں ہو جو اس حنیف پٹاخہ کو, اس کے بھائی کو نہ جانتا ہو, جو اس پورے گودام کا مالک تھا. اور کراچی کا کوئی ایونٹ ایسا نہیں ہوتا جس میں یہاں سے آ کر انڈیویجولی یا پیکیج لے کر لوگ فائر ورکس نہیں کراتے تھے. یہ کروڑوں روپے کا اس کا مہینے کا ٹرن اوور تھا. اور یہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ کیا بتاتے ہیں کہ یہ گودام یہاں پر کب سے قائم تھا؟ دیکھیں گودام تو میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. ہم لوگ یہاں پر بچپن سے ہم بڑے ہوئے ہیں, ہم نے جب سے دیکھا ہے, ہم نے اسکول کالج کے ٹائم میں بھی دیکھا حنیف پٹاخہ کا گودام تھا. تو اس کو 15-20 سال سے تو اوپر یہاں پر ہو گئے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے, آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کا ایک لائسنس ہوتا ہے, لائسنس جب ختم ہوتا ہے اسے رینیو کرایا جاتا ہے. شروع میں چلے ہم مانتے ہو سکتا ہے یہاں پر اتنی آبادی نہ ہو, لیکن پہلی بات تو یہ کہ آپ بارودی مواد جس جگہ پر استعمال ہوتا ہو اس کو آپ آبادی میں لائسنس دے ہی نہیں سکتے. بالفرض اگر دے بھی دیا گیا تھا تو آنے والے وقتوں میں اس کو کینسل کر دینا چاہیے تھا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار تو اب وزیر داخلہ بنے, اس سے پہلے کئی سالوں تک مراد علی شاہ کے پاس یہ پورٹ فولیو رہا ہے. تو ان کی ٹیم, ان کی ویجیلنس ٹیم, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, کمشنر کراچی, یہ سب یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا صرف مخصوص کبھی بقرہ عید ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس حساب سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ یہاں پر ایک اس اسکول کے انچارج آئی ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی. السلام علیکم. اگر کل یہاں اسکول لگا ہوا ہوتا, آپ موجود ہوتے تو کیا صورتحال ہوتی؟ آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا یہاں آپ کے سامنے؟ ایک دفعہ پہلے بھی چھوٹا سا حادثہ ہوا تھا, تب بھی ہم لوگوں نے پولیس میں اور ادھر ادھر اطراف میں جو مطلب ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو انفارم کیا تھا. بس چھوٹی سی کارروائی کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اس چیز کو رننگ میں کر دیا. اسی گودام میں آگ لگی تھی نا, اس کے تھرو ہمارا اسکول میں جو ہے وہ درخت جل گئے تھے اور تھوڑی چھوٹا سا نقصان ہوا تھا. لیکن پھر وہ ہلکی پھلکی سی کارروائی کے بعد وہ دوبارہ سے رننگ میں ہو گیا. اور اگر کل اسکول ہوتا تو جو اس وقت نہ ہونے پہ جو نقصان ہے اس کو دیکھ کے جو دل مطلب خوف ہو رہا ہے, تو اس بچوں کی رننگ میں یا اسٹاف کی موجودگی میں پھر تو میرے خیال میں شاید کچھ ایسا حادثہ ہوتا کہ لازمی یادداشت پرابلم کرتی. آپ کی کیا, آپ یہاں پر کیا ہے؟
मैं एज HST टीचर हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? हमारे पास तकरीबन 250-300 बच्चे होते हैं। 250-300 बच्चियाँ होती हैं? जी जी। इसमें हमारे पास प्री प्राइमरी क्लासेस से स्टार्ट है, तो KG क्लास के हिसाब से भी जो अर्ली एज जो समझ सकते हैं वो भी है। अब उन बच्चों का तो मतलब आप सोच सकते हैं ना कि कैसा हो सकता है छोटे बच्चों का हिसाब किताब। ठीक, बिल्कुल देख लें, ये इस स्कूल की टीचर हैं। 250-300 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, प्री प्राइमरी से लेके फिर बागे बड़ी क्लास तक। और इनका यही कहना है कि पहले ये तमाम दरख्त भी जल गए थे जब इससे पहले कुछ साल पहले यहाँ पर यही हादसा हुआ था, लेकिन उस पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया था। तो हाँ बिल्कुल नज़ीर, आपने हमें अपडेट किया 250 से 300 की तादाद का यहाँ पर स्कूल मौजूद था, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल था। बच्चियाँ यहाँ पर, खुशकिस्मती ये है कि आम तातील थी और बच्चियाँ यहाँ पर नहीं थी। अगर होती तो बहुत शुक्रिया नज़ीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और आप ये देखें कि अल्लाह का शुक्र है कि स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, बच्चियाँ मौजूद नहीं थी, क्योंकि 20 कदम इस जो पटाखों का गोदाम था, इससे 20 कदम की दूरी पर वो स्कूल मौजूद था। छतों पर सुराख थे, लेंटर्स फटे हुए थे, खिड़कियाँ दरवाजे टूटे हुए थे। बताया जा रहा है कि अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 किलो के इर्द गिर्द यहाँ पर ये जो मवाद था, एक्सप्लोसिव मवाद था, ये मौजूद था। अल्लाह का शुक्र है कि उसका उस दिन यहाँ पर तातील थी, कल के दिन, वरना जितना जोरदार धमाका था, जितनी उसकी गूंज थी, जो गरज थी, अल्लाह ने किसी बड़े नुकसान से हमें बचा लिया। जिम्मेदारान कौन है, गफलत किसकी है, इसका तयन किया जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि ये जो गोदाम है वो अब से कायम नहीं है, तो बड़े लंबे अरसे से कायम है। तो जी चले जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्द नेटवर्क्स का जुर्रतमंदाना तरीके से मुकाबला किया है। दुश्मन को यह पैगाम है कि पाकिस्तान हर महाज पर दिफा के लिए तैयार है, यकसू है। सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की थी और गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद ये कहना था कि गैर कानूनी मुकीम जो अफगान बाशिंदे हैं वो जराइम में मुलव्वस हैं, उनको निकालें तो चंद सियासी और क्रिमिनल किरदारों को मसला होता है। गवर्नेंस के खला को सिक्योरिटी इदारे रोजाना जाने देकर पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और गवर्नेंस के खला को सिक्योरिटी इदारे रोजाना जाने देकर पूरा कर रहे हैं, जैसा कि भी आपने बताया भी शाइस्ता। मजीद उन्होंने ये कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तमाम 14 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। और पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार वो ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा इलाकाई हरीफ दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। दुश्मन रियासत दहशतगर्दों को माली मदद, तरबियत और सरहद पार कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सलामती काउंसिल के इजलास से उन्होंने खिताब कर रहे थे आसिम इफ्तिखार साहब। उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन में सरगर्म TTP कौमी सलामती के लिए एक संगीन और बड़ा मसला है। कल अदम TTP BLA मजीद ब्रिगेड का गठजोड़ इलाकाई और आलमी अमन के लिए भी खतरा है। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, जिस तरह से कहा DG ISPR ने कि पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्द नेटवर्क्स का जुर्रतमंदाना मुकाबला किया है और इसके साथ साथ उन्होंने भारत का भी जिक्र किया है, सर क्या कहेंगे इस पे आप? जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए गैर कानूनी जो जितना भी इधर एक इलीगल स्पेक्ट्रम है ये सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म को, और उसमें जो आपके यहाँ मुकीम हैं इलीगली, और 1.7 मिलियन जो अफगान रिफ्यूजीज हैं वो यहाँ पे इलीगल अभी भी अनडॉक्यूमेंटेड हैं, और 1.3 मिलियन हैं जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जिनके पास है, UNHCR के साथ वो रजिस्टर्ड हैं, और इसके साथ तकरीबन 8 लाख वो थे जो रिपैट्रिएट हो चुके हैं, और कुछ वॉलंटरी हुए हैं, कुछ अंडर प्रेशर हुए हैं, उनको तमाम फैसिलिटीज़ दी गई हैं जाने की। और अब ये जो हमारे पास कुछ खबरें हैं कि 1.7 मिलियन अभी भी अनडॉक्यूमेंटेड अफगान मौजूद हैं। जो रजिस्टर्ड हैं UNHCR के साथ उनमें से लगभग 7 लाख KP में, कोई 3.5 लाख पंजाब में हैं, 43,000 तकरीबन सिंध में है, और ये मिला के कुछ 1.3 मिलियन बनते हैं। अब इनको जो रिन्यू होता है, एनुअली होता है इनका रजिस्ट्रेशन, जो इस मरतबा 30 जून के बाद नहीं हुआ, और अब इनको जो IFRP इलीगल फॉरेनर रिपैट्रिएशन प्लान है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक रिपैट्रिएट किया जा रहा है। मकसद ये है कि यहाँ पे जो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे बहुत लोड था, उसके बाद जो गैर कानूनी तौर पे ज़्यादातर मुकीम हैं, और इवन जो कानूनी तौर पे भी थे, तो उनका ऐसा सपोर्ट नेटवर्क होता था जो बाहर से TTP जो क्रॉस करके आती थी वो इनके साथ पनाह लेते थे,
اور ایتھنک ایفیلیشن کے وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے تھے کہ ان کو وہ سپورٹ نیٹ ورک کا حصہ بنے, اور بہت سی غیر قانونی کارروائیاں تھیں, پھر ٹیکس ایویژن تھی, اور ہمارے انفراسٹرکچر پہ لوڈ تھا, بزنس بھی متاثر ہوتا تھا. تو وہ ساری چیزیں جو ایک پورا انلیگل جو کرائم کا اسپیکٹرم تھا وہ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا تھا. تو اب اس کا کلا کما کرنے کے لیے یہ انلیگل فارنر ریپیٹریشن پلان بنا. اس پلان کے مطابق ابھی جو 1.3 ملین جو رجسٹرڈ ہیں جن کی رجسٹریشن رینیو نہیں ہوئی, اب ان کو ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انڈاکومنٹڈ ہیں, ان کی تلاش بھی جاری ہے. تو جب تک یہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے تو دہشت گردی کی وہ جنگ جس میں بیرونی عناصر ہیں, بھارت انوالو ہے, افغانستان کی جانب سے کوآپریشن نہیں ہو رہی, تو وہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی جب تک ہم اپنا انٹرنل انلیگل اسپیکٹرم ختم نہ کریں, غیر قانونی طور پہ جو مقیم ہے اس کو یہاں سے نہ نکالیں. لیکن وہ جو انلیگل اسپیکٹرم کو ختم کرنے کا معاملہ ہے اس میں جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ اگر ان کو نکالا جاتا ہے تو چند جو سیاسی یا کرمنل کردار ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے, یہ آپ کے خیال میں کتنا فوری حل طلب ہے اور یہ کتنا اہم مسئلہ ہے؟ جی ہاں بالکل, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی یہاں پہ سیاسی پارٹیز ہیں جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ پہ ان کے ووٹس بھی بنوائے ہوئے ہیں, وہ ان کا ووٹ بینک کے طور پہ بھی ایکٹ کرتے ہیں, ان کا مسل مین کے طور پہ بھی ایکٹ کرتے ہیں, غیر قانونی کارروائیوں میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں, اور وہ ایک قسم کا ان کا ایک مسل مافیا ہے. تو اس کا خاتمہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو سپورٹ ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف جو نبرد آزما ہوتے ہیں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے, وہ ایک سپورٹ نیٹ ورک بھی توڑا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راشد صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور جناب یہ تمام تر سچویشن آپ کو راشد صاحب بھی بتا رہے تھے اور ہم بھی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلیوں کے لیے آئی ایم ایف کا دباؤ جاری ہے, اور ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وفاق کا خسارہ اور قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے قومی مالیاتی کمیشن کے لیے محاصل کا فارمولہ تبدیل کیے جانے کی تجویز بھی زیر غور ہے. صوبوں کے 57.5% کا کوٹا کم کیا جا سکتا ہے. صوبوں کے ساتھ اتفاق نہ ہونے پر 27ویں ترمیم کے ذریعے محاصل کا فارمولہ تبدیل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. شعیب بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ حکومت جو ہے اس وقت جن خساروں کا اور خاص طور پہ جو قرضوں کا بوجھ ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو آئی ایم ایف کے اہداف ہیں اور شرائط ہیں, ان میں سے یہ این ایف سی کو جو ہے وہ اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے, اور جو صوبوں کا اس میں حصہ ہے 57.5% اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک تجویز تیار کی جائے گی, جس کو 27ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ نافذ کرنے کی تیاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے جو صوبوں کو محاصل دیے جاتے ہیں اس کوٹے کو بھی کم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ بیزک انکم سپورٹ پروگرام کے جو فنڈز ہیں وہ بھی صوبوں کو منتقل کرنے کی تجویز ہے, اور خاص طور پہ جو کم آبادی والے غربت سے متعلق جو محاصل ہیں ان سے متعلق جو تجاویز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کچھ اس میں تبدیلیاں کیے جانے کی تجویز ہے. وزیر خزانہ نے سلسلے میں ایک اجلاس بلایا ہے جس میں جو ہے وہ کچھ انیشل تجاویز تیار کی گئی ہیں جو اب آئندہ اجلاس میں عطیہ بنائی جائیں گی. اس کے بعد پھر وزیر اعظم کو ان تجاویز سے آگاہ بھی کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ود ایوری پاسنگ ایئر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کے اسپیل میں, اربن فلڈنگ میں, ہیوی رین فالز میں, اس دفعہ تو ہم نے کلاؤڈ برسٹ کا فنومنا بھی کافی جگہوں پر دیکھا ہے. تو بات کرتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں کیا سچویشن, خاص طور پر بھی سندھ میں کیا سچویشن بننے جا رہی ہے. کراچی کی اگر بات کی جائے تو اوور دا ویکینڈ 2 چھٹیاں آ رہی ہیں, آج فرائیڈے ہے, پھر سیٹرڈے سنڈے لوگوں نے ویکینڈ بھی انجوائے کرنا ہوگا, تو ان کے لیے کیا پیش گوئی ہے, انجوائے کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کراچی کو کیا صورتحال کا سامنا ہوگا. انجم صاحب سے جان لیتے ہیں. انجم صاحب بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے گا کہ اوور دا ویکینڈ کیا سچویشن رہے گی ملک گیر بھی, اور خاص طور پر سندھ اور کراچی کا بتا دیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں کراچی سے تو آلموسٹ جو بارش برسانے والا سلسلہ یہ اوور ہو چکا ہے, تاہم آنے والے آج سے لے کر 2-3 دن کے دوران کراچی کا جو اسکائی جو ہے وہ پریویسلی جو جیسے پہلے ہوتا تھا پارٹلی کلاؤڈی رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی ہو رہے گی, تاہم شدید بارشوں کا جو فی الوقت سلسلہ ہے اس میں فی الوقت جو ہے وہ بریک آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو جی 23 تاریخ سے 27 تاریخ تک ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں اکثر علاقوں میں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور چند مقامات پر شدید موسلادھار بارش کے بھی امکانات ہیں. اگر ہم بات کریں کشمیر اور جی بی کی
तो 23 तारीख से 27 तारीख तक GB और कश्मीर के अक्सर इलाकों में जो है वो गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार और चंद मुकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात रहेंगे, जिसकी वजह से जो है लैंडस्लाइड और ग्लॉफ के इवेंट भी हो सकते हैं और सिचुएशन जैसे पहले थी मजीद उसी तरह वर्स्ट हो सकती है। अच्छा, तो अगर हम केपी की बात करते हैं तो केपी में जी 23 तारीख से 26 तारीख तक केपी के अक्सर अजला में जो ऑलरेडी इफेक्टेड हैं उन समेत जो है इन इलाकों में जो है वो गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार, चंद मुकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है और जो इवेंट प्रीवियसली हो चुके हैं लाइक वाइज सिचुएशन इन डेट्स में दोबारा डेवलप हो सकती है। अगर आगे हम चलें तो पंजाब और वस्ती पंजाब और इस्लामाबाद की बात करें तो इन इलाकों में भी 23 से 27 तारीख तक जो है वो बारिशों के इम्कानात हैं। बलूचिस्तान में जो है वो 23 से 26 तारीख बारिशों के इम्कानात हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, सदर्न पंजाब के अजला शामिल होंगे। इन इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश के बाद जो लोकल नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी आ जाती है, वहाँ पर भी थोड़ा सा नुकसान होने के अंदेशे होते हैं। और अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध का जो साउथ ईस्टर्न सेक्टर है, जिसमें आपका जो बदीन से लेकर थरपारकर और उमरकोट और मीरपुर खास के अजला हैं, इन इलाकों में चंद मुकामात पर बारिश हो सकती है। अंजुम साहब ये बताइएगा, मॉनसून की अभी कितने स्पेल्स बाकी हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी? देखिए, मॉनसून आपके सामने बिहेवियर है, इसकी इंटेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। पहले जो इसका इम्पैक्ट था मुल्क के बालाई इलाकों की जानिब ज़्यादा था। जुलाई का पूरा महीना तकरीबन जो है वो सदर्न हाफ के लिए खुश्क गुजरा, तहम अब मॉनसून जो है उसने सदर्न हाफ में भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, लाइक वाइज नार्दर्न हाफ में भी अपने रंग दिखा रहा है। और नॉर्मली मॉनसून जो है वो सितंबर तक पाकिस्तान में रहता है और मुल्क के बालाई इलाकों से 15 सितंबर के बाद रिट्रीव होना शुरू होता है। ताहम इस साल इस बात की उम्मीद लग रही है कि ये मॉनसून प्रोलॉन्ग होगा और मुल्क के जो सदर्न हाफ है उसमें सितंबर के एंड तक रह सकता है। अच्छा, मुल्क के सदर्न हाफ में एंड तक ये लास्ट करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और वो ये बता रहे थे, कराची वाले आप गौर से सुन लें कि 23 से 27 अगस्त वाला जो स्पेल होगा, इसमें कराची में जो शिद्दत है बारिशों की वो नहीं होगी जो हमने फर्स्ट डे देखी। कम शिद्दत होगी, बारिश होगी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने ओवर द वीकेंड एंजॉयमेंट के लिए आपने सी व्यू का रुख कर लेना है या आपने लेफ्ट राइट कहीं घूमने निकल जाना है। नहीं, फिर भी आपने इंडोर्स ही रहना है और सेफ तभी रहेंगे जब आप इंडोर्स रहेंगे। बचपन का टाइम आपको याद होगा कि जब हम मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, एक वो आता था शाइस्ता, आपने देखा होगा, जैसे वाला वो जो लट्टू होता था एक मिट्टी का। हाँ, वो जिसके पीछे मिट्टी के साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक था। अच्छा, उसके बाद मिट्टी के बर्तनों में खाते थे। मिट्टी के बर्तनों में खाना तो खैर अभी भी वो बड़ा दैट इज कंसिडर्ड वेरी हेल्दी, लेकिन वो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाते होते थे, वो चिकनी मिट्टी जो होती है उसको इकट्ठा करके, और बड़े मजे के। अब तो नर्सरी क्लासेस में बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों के एक्टिविटी सेशंस करवाए जाते हैं, वो क्ले के साथ बच्चों को पॉटरी सिखाई जाती है, उसको पॉटरी कहते हैं। पॉटरी भी आजकल बड़ी ट्रेंडिंग जारी है। तो जनाब अमीर उमर चमन ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें वो दिखा रहे हैं कि मिट्टी से जुड़ने के क्या फवायद हैं, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बने खिलौने और मिट्टी से बनी अशिया। हम भी वो रिपोर्ट देखते हैं, आप भी देखते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मर्दो खवातीन चिकनी मिट्टी को बारीक करने के बाद हाथों से गूंद कर छोटी सी हंडिया, चक्की, घोड़ा, छनकना तैयार करके फरोख्त करते हैं, जिन्हें मकामी जबान में घूघू घोड़े कहा जाता है। इस फन से तैयार होने वाले ये खिलौने सादा मगर दिल को मोह लेने वाले होते हैं। साडा माई बाप सी बनाउंदे, उन्हां तो असीं सिख गए हां। 60-70 साल हो गए सानू बनाउंदियां नूं। खाना बदोशों के कैंपों से जन्म लेने वाले इस फन से तैयार होने वाले खिलौने धूप में खुश्क करके आग से बनी आवी में पकाए और फिर मुख्तलिफ रंगों में सजाए जाते हैं। अपने खिलौने बनाउने आ, बच्चियां दी रोजी आ, अगे बनाउंदे सी साडे वड्डे, देही इलाकों के वालिदैन कहते हैं बच्चों के लिए घूघू घोड़े सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि एक सपना, एक साथी है। मिट्टी के बने ये घूघू घोड़े न सिर्फ पंजाब की सकाफत की हकीकत को उजागर करते हैं बल्कि मिट्टी से जुड़ी मोहब्बत और रवायत का पैगाम भी देते हैं। अमीर उमर चमन, एयरवाई न्यूज, चिनियोट।
जनाब छोटी सी हांडी, छोटी सी गुड़िया और छोटा सा गुग्गू घोड़ा, ये सब वो मिट्टी का बना हुआ जो एक घोड़ा होता है ना, उसको गुग्गू घोड़ा कहते हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं वो तो जनाब वो स्लाइम और प्ले डो से खेलते हैं, लेकिन हम लोग अपने बचपन में जो है वो मिट्टी से खेला करते होते थे। और मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी थेरेपी भी है। अच्छी थेरेपी है ये, आपको बड़ा अच्छा इससे आपको थेरेपी मिलती है, मेंटल पीस मिलते हैं। अब तो आजकल पॉटरी में बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, पॉटरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कराची में बहुत जगह पे हो रही है। बट देन अगेन हम मिट्टी से ही हैं और हमने मिट्टी में जाना है, तो मिट्टी से जितना हमारा नेचर से, अर्थ से जितना हम जुड़े रहेंगे उतना ही हमारी हेल्थ के लिए, मेंटली भी और फिजिकली बेहतर होगा। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको जरा बताते हैं कि कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसमें पाकिस्तानी नौजवान अपना लोहा नहीं मनवा रहे। आलमी सतह पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते ही चले जा रहे हैं। और बाखबर सवेरा का डे 1 से एक ही गोल रहा है, एक अज़्म रहा है कि ऐसे नौजवान जो अपने मुल्क कौम का नाम बुलंद कर रहे हैं उनको स्पॉटलाइट में लेके, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, आप तक आपसे मिलवाएं, आप तक उनकी स्टोरी पहुंचाएं। आज जो पाकिस्तानी तलबा हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में 4 मेडल्स जीतकर आलमी एजाज अपने नाम किया है। होनहार तलबा ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। अब ये जो ओलंपियाड में तैयब बुखारी ने गोल्ड और फिर उसके बाद उनके साथियों ने दीगर जो तमगे थे वो हासिल किए और मुल्क वापस लेके आए गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज के तमगे। न्यूक्लियर ओलंपियाड मलेशिया में होने वाले इस इवेंट में आप देखें कि चीन के लोग भी मौजूद थे, जापान के तलबा भी मौजूद थे, तुर्की समेत 19 ममालिक के इसमें जो कंपेटिटर्स थे वो शरीक थे। बिल्कुल। अच्छा जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं अब गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद तैयब बुखारी। मोहम्मद तैयब बुखारी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि अपनी जो कामयाबी है इसके मुतालिक क्या बताएंगे हमें? very elating experience, बहुत अच्छा हुआ मुझे। बेसिकली ये आलमी की सतह पर कुछ प्रेस्टिजियस होती हैं एकेडमिक ओलंपियाड, तो उनमें से एक ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड थी। इसमें हमें न्यूक्लियर तैयब आपकी आवाज़ में थोड़े से ऑडियो में इश्यूज हो रहे हैं, हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। और जनाब अब आपको ये बताएं कि इस पूरे इवेंट के अंदर ये एक तो ये इवेंट मलेशिया में हुआ, इसमें 19 ममालिक के कंपेटिटर्स शरीक थे और उसमें से आप देखेंगे गोल्ड मेडलिस्ट थे, गोल्ड मेडल घर कौन लेके आया? पाकिस्तानी तलबा। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी टीम की क़यादत डॉक्टर सजाद ताहिर और डॉक्टर मोहम्मद मकसूद ने की और कामयाबी पाकिस्तान की न्यूक्लियर तालीम में अहम संगे मील है। कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें पाकिस्तानी तलबा अपना लोहा नहीं मनवा रहे। अब न्यूक्लियर साइंस का एक बड़ा पेचीदा और बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स फील्ड है, इसके अंदर भी हमारे तलबा जो हमारे नौजवान जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। और देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इसका मफाद किसको है? ये मुल्की मफाद में है। ये जो रिसर्च हो रही है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, जो इसके इस शोबे में तरक्की हो रही है न्यूक्लियर साइंस के तो शोबे के अंदर, ये पाकिस्तान के मफाद में है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साइम। और सिर्फ तैयब बुखारी नहीं बल्कि जो और स्टूडेंट्स थे पाकिस्तानी वो भी जो है वो मेडल्स लेकर आए हैं, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। तैयब ने एक मरतबा फिर से ज्वाइन कर लिया है। तैयब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत मुबारकबाद आपको इस कामयाबी के लिए। अपनी कामयाबी के बारे में बताइएगा, कितनी मेहनत की आपने, क्या क्या करना पड़ा जो गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान लेकर आया आप? बहुत शुक्रिया। हमें प्यास ने 1.5 महीने के लिए एक फिजिक्स कैंप में हमें रखा था, जिधर हमें न्यूक्लियर फिजिक्स, MS न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग पढ़ाई गई थी। ठीक है। और आफ्टर दैट 1.5 मंथ्स उधर हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो असल में ये आलमी सतह पर जो एकेडमिक ओलंपियाड होते हैं इधर काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, तो काफ़ी सख्त और टफ प्रिपरेशन थी हमारी। अच्छा ज़रा तैयब ये बताएगा कि ये कोई एग्ज़ाम था या फिर कोई प्रोजेक्ट था, कुछ सबमिशन करवानी थी आपको, क्या फॉर्मेट क्या था इस इवेंट का और इस इवेंट में टोटल कितने ममालिक शामिल थे? अच्छा, ये जो आलमी सतह पर कुछ एकेडमिक ओलंपियाड्स होती हैं जिनमें कई ममालिक से उनकी बेस्ट टीम्स जाती हैं और वो एक एग्ज़ाम देती हैं बेसिकली, जिनमें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया जाता है। तो इसी तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स में इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड है, जहाँ पे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के 2 एग्जाम्स दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल। इसी तरह से हमने दिए थे और इसमें जो है तकरीबन मेरे ख्याल से 19 ममालिक थे जिनकी बेस्ट टीम आई थी, जिन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स का एग्जाम दिया था हमारे साथ।
अच्छा, तो तैयब ये बताइए ओवरऑल, क्योंकि और स्टूडेंट्स भी आपके साथ गए थे, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पाकिस्तान की क्या रही? ओवरऑल तो it was very much better than we anticipated. We did it was very good. जो हमारी मेरे रूममेट था Amar Asad, he got silver and the other two got bronze medals. So we performed very well. अगर न्यूक्लियर साइंस की बात की जाए तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. वर यू ऑलवेज इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर साइंस, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप आपने न्यूक्लियर साइंस के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका? इन स्कूल हमने फिजिक्स तो पढ़ी थी, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इन डेप्थ हमने न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ी थी. तो प्यास में फिजिक्स कैंप में डॉक्टर सज्जाद ताहिर ने हमें एक न्यूक्लियर फिजिक्स पे लेक्चर दिया था, जिसने हमारी इंटरेस्ट बेसिकली पीक किया था. तो दैट्स व्हाई I went for nuclear physics. अच्छा, ठीक. तो मोहम्मद तैयब हमारे साथ मौजूद थे. बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के. और हमारे मुल्क में जिस तरह से साइम हम हमेशा बात करते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, वो जिसे कहते हैं ना कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी. बिल्कुल बिल्कुल. और ये वही तालिबे इल्म हैं और ये वही नौजवान हैं कि जिनको अगर आप ज़रा सा पुश करें, ज़रा सी मोटिवेशन की ज़रूरत है, एंड दे कैन डू वंडर्स एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग वंडर्स. आप स्पोर्ट्स का मैदान देख लें, आप मतलब खेलों के हवाले से देख लें, आप एकेडमिक्स के हवाले से देख लें, आप ओलंपिक्स के हवाले से देख लें, कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसमें पाकिस्तानी तलबा, पाकिस्तानी नौजवान अपना नाम नहीं बुलंद करे, पाकिस्तान का नाम नहीं बुलंद. साइम, आपको पता है कि भारत सुधर गया. क्यों कह रही हूँ मैं ये बात? क्यों? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मल्टीनेशनल इवेंट में पाकिस्तान से मैच में रुकावट नहीं बनेंगे जनाब. ये फैसला कर लिया है भारतीय हुकूमत ने, और भारतीय हुकूमत ने इसका अब ऐलान भी कर दिया है. वजारत खेल ने एक नई पॉलिसी जारी कर दी है. आइंदा माह शेड्यूल क्रिकेट एशिया कप में जो रिवायती हरीफ हैं यानी कि पाकिस्तान और भारत, इनके मुकाबले पर एक गैर यकीनी छाई हुई थी कि पता नहीं ये मुकाबला होगा या ये मुकाबला नहीं होगा. तो जनाब अब ये मुकाबला होगा. पॉलिसी के तहत किसी भी इवेंट में पाक भारत मुकाबला जो है वो मुतासर नहीं होगा, लेकिन जो बामी सीरीज है वो नहीं होगी, और जो दोनों टीमें हैं वो एक दूसरे के मुल्क जाकर नहीं खेलेंगी. अच्छा शाइस्ता, ये सुधरने से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये डर है और ये खौफ है कि पाकिस्तान जिस तरह से अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक के बाद एक कामयाबियों से नवाज रहा है, तो ये खौफ और ये डर है जो कि होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि विजन की बेहतरीन नौजवान क्रिकेटर्स की फहरिस्त में 4 पाकिस्तानी भी शामिल हो गए हैं. अब वो कौन 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं? एक नसीम शाह हैं, एक साइम अयूब हैं, हसन नवाज हैं और अली रजा हैं. और ये 40 बेहतरीन प्लेयर्स में शामिल कर लिया गया है. इनको लिस्ट में 23 साल से कम उम्र के क्रिकेटर्स को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर चुना गया है. ऑल राइट, इस बारे से बात कर लेते हैं. तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है. बच चुके तौसीफ भाई, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला. सबसे पहले तो अगर बात की जाए, भारतीय हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो मल्टी इंटरनेशनल इवेंट में है उसमें पाकिस्तान से मैच में रुकावट नहीं बनेंगे. ये भारत का सुधरना होगा या भारत को पाकिस्तान से डर जो है, जो खौफ है, ये वो कह सकते हैं इसको? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा. और आपने अभी कहा कि डर गया और ये सब, हम अपनी इस्तिलाह में यानी क्रिकेट की इस्तिलाह में कहते हैं कि बैक फुट पे चला गया. फ्रंट फुट की बॉल को वो बैक फुट पे खेलने गए. करेक्ट. और फर्नीचर जो है वो टूट गया पूरा. तो मेरा ख्याल बिल्कुल हो गया. और सच्ची बात यह है कि ये हमारी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी. और मैं तो जुल्म ही कहूँगा ना. जुल्म कब तक ऐसा कुछ करेगा? एक दिन तो आपके पास आना है. आपको बैकफुट पे हमारी गवर्नमेंट भी ले गई और भी कई चीज़ें ले गई. और अब आपका ब्रॉडकास्टर ने कहा कि जी हम तो आपको नहीं अब कुछ करने वाले, स्पॉन्सर ने कहा. और उसके बाद आपको जो है चीखें निकलनी शुरू हो गई. मजबूरी आप आ गए अंदर. लेकिन इसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है जिस तरह के डिसीजन पाकिस्तान ने लिए थे. और उनको बिल्कुल ही बैकफुट पे, जिसे मैं कहता हूँ कि ले गए थे, तो वो आज नतीजा हमें नजर आ रहा है. खेलें किस तरह खेलेंगे. और मुझे कभी उम्मीद है कि खेलने जब जा रहे हैं तो इस सीरीज में पाकिस्तान मैच जरूर जीतेगा. तो तौसीफ साहब, मतलब ये कह सकते हैं हम कि अब एशिया कप में रिवायती हरीफ हमें आमने सामने नजर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल नजर आएंगे. 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि हो सकता है 3 दफा नजर आए. लेकिन 2 दफा तो है ही ये. इसलिए कि डेफिनेटली जब इसमें निकलेंगे तो हम जब ये सीरीज 3 मुल्की सीरीज हो रही है इसमें जीतेंगे और उसके बाद हमारा मोरल हाई होगा, तो डेफिनेटली हम लोग जो है वहाँ पर ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा, तो अभी 27 तारीख से जो ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो रही है, पाकिस्तानी टीम की अगर तैयारी की बात करें तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप तौसीफ साहब? देखिए, तैयारियां तो वैसे ही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है. बस
اب تو جو ہے اس پہ قناعت کے، اس لیے کہ آپ ہم سب کہے جا رہے ہیں بہت سی چیزوں کو اور دنیا کہہ رہی ہے آپ نہیں مان رہے ہیں، چلیں ہم تو اب چھوڑ دیتے ہیں. اب جو آپ نے اناؤنس کر دیا، حالانکہ اس میں بھی کچھ تھوڑا بہت ہے، رد و بدل ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں کر رہے آپ. ٹھیک ہے، کر لیں آپ منمانی کتنے ٹائم کرتے ہیں، لیکن خدا کا واسطہ جب آپ 11 کی ٹیم کھلائیں تو اس کو پراپر 11 کی ٹیم کھلائیں. آپ اس میں کتنے، وہ حسن صاحب آئے ہیں، انہوں نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. عاقب جاوید نے آن کے تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ لے گئے، اور ابھی تو مجھے ان کی کوئی ورک نظر نہیں آتی. میں تو کہہ رہا ہوں عاقب صاحب آپ خود چلے جائیے وہاں ابھی ٹورنامنٹ کے دوران، اور بیٹنگ آرڈر اور پراپر بولرز یہ آپ کھلائیں. یہ میں نہیں، سب کہہ رہے ہیں. تو باقی اگر پراپر کھلائیں گے تو ڈیفینیٹلی، اور ایک خوف جو ہے، خوف نکال دیں لڑکوں کے، خوف نکال دیں لڑکوں میں سے. بہت شکریہ توصیف بھائی، آپ نے باخبر سویرے کے لیے اپنی کال. اور جناب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت پہنچ رہا ہے اپنی اختتام کی طرف. ملاقات ہوگی آپ سے منڈے کو اوور دا ویکینڈ. پلیز کوشش کریں کہ آپ انڈورز رہیں. انڈورز رہیں گے تو سیف رہیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. یہی موقع ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھرپور اچھا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں انڈورز رہ کے. ملاقات ہوگی آپ سے منڈے کو 9:03 پہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.